नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। लोअर पीसेस की तैयारी चल रही थी और लास्ट वीडियो को आप सभी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखते हुए आज बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला में लेके आया हूँ, जिससे कि आपके नॉलेज का रिवीजन हो जाएगा और साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चंस का भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, लोअर पीसेस की तैयारी चल रही है दोस्तों। ये पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि लोक लेखा समिति की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? इसके कुल सदस्य कितने होते हैं? उनका वर्ष काल कितना होता है और इसका कार्य क्या है? तो ये एक ही क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जुड़े हुए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण समिति है ये संसद की। तो सबसे पहले तो लोक लेखा समिति किस अधिनियम के तहत जो है स्थापना हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लोक लेखा समिति गठित की गई। सबसे पहले 1921 में गठित की गई थी, लेकिन क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत जो है इस समिति की स्थापना की गई थी? तो भारत सरकार 1919 संसद की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक समिति है ये। दूसरा प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा, इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें कुल सदस्य होते हैं 22, जिनमें से 15 सदस्य जो हैं लोकसभा से और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से होते हैं। इस प्रकार से कुल मिला के टोटल 22 सदस्य हुए। और क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि इस समिति का अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। लेकिन 1967 से एक प्रथा सी बन गई है कि विपक्षी दल का नेता ही इस समिति का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितने समय का होता है? 1 वर्ष का। 1 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका। ये अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है? संसद को। संसद के दोनों सदनों की इसमें जो है भूमिका होती है। सदस्य दोनों ही सदनों के होते हैं और ये अपना प्रतिवेदन संसद को सौंपती है। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं लोक लेखा समिति के, उसकी नियुक्ति जो है वो स्पीकर के द्वारा की जाती है। ये भी पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा इसका कार्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण इसका कार्य है कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करना। जो हमारे देश के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, वो अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाता है और उसकी जांच जो है लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। तो आशा करता हूं कि लोक लेखा समिति से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अब आप गलत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी मज़ेदार है। मूल अधिकार के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों में क्या अंतर है? ठीक है, और संसद की इसमें भूमिका क्या है? अनुच्छेद 13 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 32 से संबंधित और अनुच्छेद 226 के तहत क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है? आज ये टॉपिक अगर अच्छे से कवर हो जाता है तो यकीन मानिए आपकी काफ़ी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर होने वाली है। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं आर्टिकल, और मूल अधिकार के हनन के संदर्भ में अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। अमूमन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट कोई भी डायरेक्ट जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मूल क्षेत्राधिकार, इसका मतलब ही यही है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में
सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के हनन के संदर्भ में रिट जारी करती है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकती है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि न्यायाधीश न्याय क्षेत्र के मामले में उच्च न्यायालय का क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से अधिक है, ठीक है, जबकि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में मूल क्षेत्राधिकार जो है किसका है, सुप्रीम कोर्ट का। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, जबकि हाई कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ही ना होकर के अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकती है। तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 अंतर समझ में आ गया होगा आपको। इसके अलावा जो है एक बात और ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संसद जो है उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र की शक्तियों में कटौती नहीं कर सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। संसद की भूमिका ये है कि वह न्याय क्षेत्र को घटा तो नहीं सकती, बढ़ा जरूर सकती है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, बढ़ा सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 13 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो जो मौलिक अधिकार के मामले में यदि कोई हनन किया जाता है राज्य के द्वारा किसी निर्णय से, तो उस निर्णय को, उस नीति को असंवैधानिक घोषित कर दे। भले ही किसी व्यक्ति द्वारा जो है अपील की जाए या ना की जाए, सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेके जनहित के मामलों में आर्टिकल 13 के तहत किसी भी राज्य सरकार या स्टेट के निर्णय को जो कि वो पाता है कि वो मूल संरचना से इतर है, उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में आपका जो है डिफरेंस, ये यूपी में इस पर बेस्ड होकर 3 से 4 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। काफ़ी लोगों की समस्या थी, इसलिए आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपका जो है क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में कितना माइनर डिफरेंस है, ये भी आज क्लियर हो जाना चाहिए। बता दिया मैंने मूल क्षेत्राधिकार और अन्य क्षेत्राधिकार के मामले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंद बुद्धि बाल सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी को दर्शाता है? इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न, अनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? इसके अलावा कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? प्रजनन क्षमता के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? लंबे समय तक स्वप्न याद रखने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? इस तरीके के जो है विटामिन पर प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मंद बुद्धि के लिए जिम्मेदार विटामिन है आपका विटामिन B3। विटामिन B3। अब विटामिन B3 को क्या कहा जाता है? नियासिन, रासायनिक नाम नियासिन। दूसरा प्रश्न जो मैंने पूछा कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है B6 से। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग यानी कि शरीर में रक्त की जो है कमी हो जाती है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। अगला प्रश्न जो है, विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब्जियों को गर्म करने से कौन सा विटामिन धुल जाता है या फिर नष्ट हो जाता है, तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। आंवला इसका जो है प्रचुर स्रोत है। इसके अलावा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, प्रजनन की समस्याओं से संबंधित कौन सा विटामिन है, तो विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। इसके अलावा जो है
लंबे समय तक स्वप्न याद रखना, लंबे समय तक स्वप्न याद रखना के लिए भी विटामिन B6 होगा जिम्मेदार। कोबाल्ट किस में होता है? तो कोबाल्ट आपका होता है विटामिन B12, साइनोकोबाइलामीन इसका जो है रासायनिक नाम है। क्या नाम है? साइनोकोबाइलामीन, इसमें कोबाल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। लड़ो और उड़ो हार्मोन, लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? इसके अलावा संतुष्टि का एहसास दिलाने वाला हार्मोन कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। रिफ्लेक्स एक्शंस को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रेम का हार्मोन किसे कहा जाता है? इस तरीके के नाम से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो सभी क्वेश्चन मैंने एक जगह समाहित करते हुए लिख दिए हैं। तो इन सभी का जवाब होगा केवल एक, और वो है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है, संतुष्टि का एहसास देने वाला हार्मोन कहा जाता है, प्रेम का हार्मोन कहा जाता है, और हमारे शरीर की अचानक हुई गतिविधियों को नियंत्रण करने वाला हार्मोन भी एड्रेनलिन है। और ये स्रावित कहाँ होता है? पीयूष ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। और ये कहाँ होती है? मस्तिष्क के पिछले हिस्से में। इसके अलावा कुछ दुर्लभ इंसानों में एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, जिससे कि उनकी लंबाई अक्सर जो है आम आदमियों से ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके लिए जो विकार जिम्मेदार होता है वो भी होता है आपका पीयूष ग्रंथि। यदि पीयूष ग्रंथि एक्सेसिव मात्रा में जो है हार्मोन को स्रावित करेगा तो इसका नुकसान होगा कि इंसान की जो लंबाई है वो काफ़ी लंबी हो सकती है, 7 फुट 7.5 फुट। उससे जो है संबंधित कई समस्याएं हो सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन जान लीजिए। ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन पशुओं को, नर मादाओं को दिया जाता है ताकि उनका जो है रुका हुआ दूध है वो कंटिन्यू फ्लो हो सके, ठीक है। और अगर एड्रेनलिन ऑप्शन ना हो तो दूसरा ऑप्शन जो है इसका यही होगा, प्रेम के हार्मोन के लिए ऑक्सीटोसिन, इसको भी कहा जाता है ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न जो है वो ब्लड से संबंधित है। काफ़ी सारे क्वेश्चन, पहले मैं प्रश्नों को पढ़ देता हूँ एक बार। ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? कौन सा तत्व रक्त में पाया जाता है? रक्त का आकार क्या होता है? वो प्रोटीन कौन सा है जो रक्त को जमा देता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? रक्त का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? रक्त की सर्वोत्तम बंध्यता किसके साथ होती है? तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का सही जवाब है, सबसे पहले रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन का वाहक, ऑक्सीजन का ये वाहक होता है। रक्त में तत्व कौन सा पाया जाता है? तो Fe यानी कि आयरन, आयरन पाया जाता है, लोह तत्व ब्लड में, ठीक है। और हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। इसके अलावा प्रोटीन, प्रोटीन जो रक्त जमा दे, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन। ये क्वेश्चन भी यूपी SSS में पूछा जा चुका है, फाइब्रोनोजेन। इसके अलावा रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के, विटामिन के। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यह भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अस्थि मंजा, अस्थि मंजा, रक्त की कब्रगाह
प्लीहा को कहा जाता है, याद रखिएगा, प्लीहा। रक्त की सर्वोत्तम बंध्यता किसके साथ है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है। इससे आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो यहां पर हमने ब्लड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर किया। आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बिल्कुल चिंता ना करें। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? जल का शुद्धिकरण किससे होता है? ओजोन लेयर के लिए घातक क्या है? ये दोनों ही क्वेश्चन आपस में जुड़े हुए हैं। एस्प्रिन किस अम्ल से बनाई जाती है और उसका रासायनिक नाम क्या है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। जल का शुद्धिकरण होता है क्लोरीन से, क्लोरीन से, ठीक है। ओजोन लेयर के लिए सबसे घातक है CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा क्लोरीन भी, ठीक है, क्लोरीन भी इसके लिए सबसे घातक होती है। और ओजोन लेयर क्या करती है? हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, अल्ट्रावायलेट रेज को पहले ही रोक देती है। और अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन रोग, कैटरैक्ट, इसके अलावा स्किन से संबंधित कैंसर हो सकता है, ठीक है। एस्प्रिन किस अम्ल से बनाई जाती है? तो ये थैलिक अम्ल से बनाई जाती है, थैलिक अम्ल से। रासायनिक नाम है इसका एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यानी कि अम्ल। तो यहां पर हमने 4-5 प्रश्न कवर किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल से कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। लोह खनिज किस तंत्र से पाया जाता है? कुछ तंत्र के नाम मैं बताता हूं। धारवाड़ ऑप्शन में हो सकता है, गोंडवाना हो सकता है, विंध्य क्षेत्र हो सकता है, कुडप्पा हो सकता है। तो लोह खनिज और अन्य खनिज संसाधन पाए जाते हैं धारवाड़ तंत्र में, ठीक है, धारवाड़ तंत्र। कोयला खनिज तंत्र जो है किसमें पाया जाता है? गोंडवाना, गोंडवाना तंत्र की जो है पहचान है कोयला। इसके अलावा विंध्य क्षेत्र से चूना पत्थर, विंध्य क्षेत्र से चूना पत्थर। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये, बार बार आते हैं, इसलिए आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध परियोजना कुल कितने राज्यों की परियोजना है? तो कुल 2 राज्यों की परियोजना है, यूपी और एमपी, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा, बेतवा नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न लेकिन इंपॉर्टेंट। काली मृदा, काली मिट्टी कई नामों से पुकारी जाती है और इस पर कई तरीके से प्रश्न बनते हैं, जैसे कि रेगड़ मृदा किसको कहा जाता है? रेगड़ मृदा, रेगड़ या रेगुड़, रेगड़ या रेगुड़। तो काली मिट्टी का ही नाम है चरनोजम, चरनोजम, इसको चरनोजम भी कहा जाता है। लावा से उत्पन्न मिट्टी काली मिट्टी होती है। स्वतः जुताई वाली मृदा कौन सी है? ऑप्शन कुछ भी हो, काली मिट्टी इज द राइट आंसर। कपासी मृदा, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मृदा काली मृदा। तीव्र जल धारण करने की क्षमता किस मृदा में होती है? काली मिट्टी में। सूखने के बाद बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देना, तो ये भी काली मृदा का ही जो है पहचान है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है इसमें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। और महाराष्ट्र, गुजरात के बड़े क्षेत्रफल में पाई जाती है आपकी काली मिट्टी। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, काली मृदा पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। 12वां और अंतिम प्रश्न है,
कि मृदा सुधार, यदि अम्लीय मृदा हो तो उसके सुधार हेतु क्या मिलाया जाता है? लाइम, बुझा हुआ चूना। अगर भूमि साल्टी और लवणीय हो, क्षारीय या लवणीय हो, तो उसके लिए क्या मिलाया जाता है भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु? जिप्सम। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट करके बताइएगा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या होगा जिप्सम का? कमेंट करके बताइएगा जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।